हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम को। यह पेपर है आपका सीटेट जुलाई 2023 के लिए है। तो इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जो सीडीपी है, यह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको करा दिया है। तो आप देख सकते हैं, कल से मैं आपको 2022 जो लास्ट दिसंबर में हुआ था आपका, और 2023 जनवरी के जो आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको कल से कराना स्टार्ट करूंगी। तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो पियाजे के अनुसार क्या कारण है, इसका आपको बताना है कि जो पानी की मात्रा है वह क्या रहती है, समान रहती है। तो क्या कारण हो सकता है, इसका आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आता है कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं करती है, नहीं कर सकती है, या फिर वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, या फिर वह नकल नहीं कर सकती है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। किसके अनुसार पूछा है? जीन पियाजे के अनुसार पूछा है। तो उसमें क्या कहा गया है? वह बच्ची है 5 वर्ष की। तो यह आपकी कौन सी अवस्था हो जाती है? जीन पियाजे के अनुसार इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। तो 4 अवस्थाओं में आपकी हो जाती है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बीच में आती है। और बच्ची आपकी कितने साल की है? 5 वर्ष की है। तो वह आपकी कौन सी अवस्था हो जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उस बच्ची में कैसी समझ नहीं आती है, तो उसमें रिवर्सिबिलिटी की समझ नहीं आती है। यही आपका सही आंसर हो जाता है कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, यानी कि बच्ची के अंदर अभी जो प्रतिवर्ती सोच है वह नहीं आई है। यह जो प्रतिवर्ती सोच है यह आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आती है। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसमें क्या आ जाती है? प्रतिवर्ती सोच आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 1 सही हो जाता है, क्योंकि बच्ची में अभी रिवर्सिबिलिटी की समझ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी के बारे में आपको बताना है। कौन सा आपका इसमें आंसर होता है कि अपने स्वयं के सीखने से ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। जो आपकी बाल केंद्रित कक्षा होती है, इसमें विद्यार्थी हैं अपने स्वयं के सीखने से ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि ज्ञान के क्या होते हैं? सक्रिय निर्माता होते हैं, या फिर कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, या फिर निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि बाल केंद्रित कक्ष विद्यार्थियों में क्या होता है? तो वह ज्ञान के क्या होते हैं? सक्रिय निर्माता होते हैं। जहाँ पर भी आपको एक्टिव दिख जाए, सक्रिय निर्माता की बात की जाए, वही आपका पॉजिटिव आंसर होता है। भूमिका नहीं रखते हैं, यह गलत हो जाता है। कोरी पट्टी के रूप में देखते हैं, यह भी गलत होता है। निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं, यहाँ पे निष्क्रिय दे रखा है, नेगेटिव हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांत के द्वारा परिभाषित की जाती है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास। ऑप्शन 4 आता है आपका कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार आपको बताना है कि जो स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांत के द्वारा परिभाषित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 कि इसमें क्या होता है कि सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत अभिविन्यास कहलाता है, जो स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो यह क्या हो जाता है? आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास
विनाश हो जाता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की यह गलत होता है। सामाजिक व्यवस्था बनाने का विनाश यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि समूहों में चर्चा कराना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है। तो आपको बताना है कि समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है। तो यह आपकी प्रगतिशील कक्षा कक्ष होता है, यह आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष होता है, यह आपका व्यवहारवादी कक्षा कक्ष होता है, यह आपका शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष होता है। तो आपको बताना है कि समूहों में चर्चा करना, सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध में इनकी कक्षा में क्या विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है कि यह आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है, यानी कि प्रगतिशील कक्षा होती है, यह आपकी पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा होती है, यह आपका व्यवहारवादी कक्षा कक्ष होता है, नहीं होता, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है कि यह आपका प्रगतिशील कक्षा कक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। तो बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की आपको संस्था बतानी है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, यह क्वेश्चन आपका क्या है, बिल्कुल फिक्स है। यहाँ से पूछा जाता है जो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था के बारे में बहुत क्वेश्चन बना है। तो आपको बताना है कि वह आपकी किताबें और पत्रिकाएं होती हैं, मीडिया होता है, धार्मिक संस्थान होता है, या फिर आपका फैमिली होती है, परिवार होता है। तो प्राथमिक संस्था की बात करते हैं, जो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था होती है, सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता है, तो यह आपकी क्या हो जाती है, परिवार आपकी प्राथमिक संस्था हो जाती है। परिवार आपकी क्या हो जाती है, प्राथमिक संस्था हो जाती है सामाजिकरण की। अब हम बात करते हैं द्वितीय की। तो द्वितीय यानी कि बच्चा है वह कहाँ से निकलता है, परिवार से निकलता है और कहाँ पे पहुँचता है। तो वह अपने विद्यालय में जाता है। कहाँ जाता है, विद्यालय में जाता है। तो वहाँ पे यह जो विद्यालय है आपका कौन सी संस्था हो जाती है, द्वितीयक संस्था हो जाती है। धार्मिक संस्थान भी आपके द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं, किताबें और पत्रिकाएं यह भी द्वितीयक के अंतर्गत आती हैं, मीडिया भी आपकी द्वितीयक के अंतर्गत आती है। तो प्राथमिक संस्था पूछा जाए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि परिवार होगा, द्वितीयक के अंतर्गत परिवार को छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो आपको बताना है गुणज वैफल्य है, पठन वैफल्य है, भाषा वैफल्य है, या फिर आपका गति समन्वय वैफल्य है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो वह आपका क्या कहलाता है, डिस्प्रैक्सिया कहलाता है, गति समन्वयक वैफल्य कहलाता है। यह आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। आपको बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण बताना है क्या हो जाता है। तो विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना महत्वपूर्ण होती है, या अनम्य पाठ और अनम्य स्कूल कैलेंडर होता है, या विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास होता है, या सख्त केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है। तो समावेशी शिक्षा के लिए क्या सहायक होता है। तो आपको बताना है समावेशी का मतलब होता है सभी के लिए समान शिक्षा। क्या होता है, सभी के लिए समान शिक्षा होता है, समान शिक्षा होता है। तो यह आपका क्या कहलाता है, तो यह आपका विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। तो यह आपका बिल्कुल गलत होता है। अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर यह भी गलत होता है। सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र यानी कि यह भी गलत हो जाता है आपका कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार क्या करना, उनको उचित आवास देना। सख्त आप नहीं बन सकते हैं, यह गलत हो जाता है। अनम्य पाठ्यक्रम आ जाए वहाँ पे गलत होता है। प्रतिस्पर्धा की भावना यह भी नेगेटिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने यानी कि व्यक्तिगत वाक को क्या
प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो इसका आपको आंसर बताना है। ऑप्शन 1 आता है आपको कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 2 आता है आपका कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। ऑप्शन 3 आता है कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि उसे स्वनियमन सुसाधित होता है। ऑप्शन 4 आता है कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सही आंसर बताना है कि शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने यानी कि प्राइवेट स्पीच की बात की गई है, तो क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि उस बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह स्वनियमन सुसाधित करता है, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन की बात आ जाती है, स्वनियमन की बात आ जाती है। हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, हतोत्साहित नहीं करना, डिस्करेज नहीं करना, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे भी आपको दे रखा है हतोत्साहित नेगेटिव है आपका, और उसकी जिम्मेदारियों को यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। आप एक शिक्षक हैं, यानी कि आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको क्या करना है कि बच्चे को हमेशा पॉजिटिव रूप में लेना है, यानी कि बच्चे को हर बात में सिखाना है। चाहे आप कितना भी बच्चे को समझ में नहीं आ पा रहा है, तो अगर आप बच्चे को समझ में नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब ये है इसमें टीचर की गलती है कि उसको बच्चे को समझाने का उसमें हुनर नहीं है, उसको आता नहीं है बच्चे को समझाना। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है हमेशा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय, तो आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। हमें डिस्करेज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बच्चे को, और जिम्मेदारी को ख़त्म नहीं करनी चाहिए, यह नेगेटिव की तरफ ले जाती हैं हमको। तो बच्चे को हमें सीखने के लिए सेल्फ रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, स्वनियमन सुसाधित करना होता है, यही आपका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो आपको बताना है कि उन्हें अपनी कक्षा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति क्या होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन 2 आता है कि स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, कि बच्चे स्कूल की भाषा में बोलते नहीं हैं और उन पर क्या लगा दिया जाए, उन पर जुर्माना लगा दिया जाए। या आता है 3 कि उसे स्पष्ट रूप में बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी उस बच्चे को नहीं बोलना चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि उसे माता पिता को घर पर भी स्कूल भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि वे होते हैं बच्चे, अपनी मातृभाषा में उन बच्चों को बोलने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि जो आपकी घर की लैंग्वेज होती है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे होते हैं वह अपनी मातृभाषा के आधार पर सीखते हैं, तो अपनी घर की लैंग्वेज होती है उसी आधार पर सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाता है कि उन बच्चों को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है, बच्चे पर फाइन नहीं लगाना है, यह आपका नेगेटिव की तरफ जाता है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की भाषा अलग है और जो बाहर की भाषा होती है, यानी कि जो अपने घर की भाषा होती है वह अलग होती है, यह भी नेगेटिव होता है। और स्कूल की भाषा का प्रयोग के लिए कहा जाना चाहिए, यानी कि माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा के प्रयोग के लिए कहा जाना चाहिए, यह भी नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है कि उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही होता है कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, या फिर एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करनी चाहिए। ऑप्शन 3 आता है आपका कि त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण के द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। ऑप्शन 4 आता है कि विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार सुसाध में
ऑप्शन 4 आता है आपका कि विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो त्रुटियों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन है बिल्कुल सही होता है। तो अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, तो बिल्कुल गलत होता है। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार में इनाम और सजा देकर खत्म कर देनी चाहिए, यह भी बिल्कुल गलत हो जाता है। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण के द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, तो यह बात बिल्कुल सही होती है। ऑप्शन 4 आता है कि विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है सही है आपका। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाता है कि त्रुटियों पर चर्चा करनी चाहिए, उनका एनालिसिस करना चाहिए और वह उसका जो अर्थपूर्ण अधिगम है इसमें हम बदल सकते हैं, मीनिंगफुल अधिगम में हम बदल सकते हैं। तो यही आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। इसी तरीके के आपके सीटेट के एग्जाम में सीडीपी से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छे से इनको समझना है किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको हमेशा सीटेट के एग्जाम में यह ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है कि आप अपने आप को एक शिक्षक माने और हमेशा एक पॉजिटिव वे में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। बच्चे को हमें बिल्कुल हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, केवल आ जाए ही आ जाए, तो यह आपके क्या होते हैं, यह आपके नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसे वर्ड आपके नेगेटिव कहलाते हैं। तो यह शिक्षक के लिए बेहतर नहीं होते हैं, बच्चों के लिए भी बेहतर नहीं होते हैं। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर करेंगे। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको ध्यान रखना है कि कल से जो आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके 2022 दिसंबर वाले, दिसंबर से लेकर जनवरी 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम करेंगे। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कराऊंगी, तो आपको जुड़ जाना है। मिलते हैं फिर आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।